हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मैंने पिछले क्लासेस में जितने भी रूल्स थे 9 रूल्स मैंने वहां पे कवर किया। तो आपको यहाँ पे रूल्स बहुत ज्यादा पढ़ लिए, ठीक है, जो भी पढ़ना था हम लोगों ने वहां पे कवर कर लिया। अब वहां पे उस सारे रूल्स को कैसे अप्लाई करेंगे एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे रूट लोकस बनाया जाता है और कैसे हर एक रूल्स को यूज किया जाता है रूट लोकस में और कैसे उसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं यही लेक्चर में। ठीक है, तो आप बस देखते रहिए एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा, हर एक रूल्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं देखते हैं आप तो आपको बीच में कहीं ना कहीं डाउट आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो डाउट नहीं आने के लिए आपको मैं यहाँ पे हर एक स्टेप को, हर एक रूल्स को यहाँ पे कवर करूंगा अच्छा से। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, यहाँ पे लिया मैंने, ये एग्जाम्पल है आपको। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जी एच एस एफ के बाई एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2, यही है। अब यहां पे सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, ये एग्जांपल ले लिए, आप लोग बताइए इसका पहला काम, सबसे पहला काम क्या होगा? इसमें सबसे पहला काम क्या होगा कि हमको ऑब्जर्व करना है कितना नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स है और कितना नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस है। ठीक है, तो पहला काम हमारा यही है, पोल्स एंड जीरोस। तो P जो है यहाँ पे ओपन लूप पोल्स का बात होगा और Z जो होगा वो ओपन लूप जीरो का बात होगा। क्लियर यहां तक? तो यहाँ पे पोल्स देखिए कितना दिख रहा है आपको, एक S इक्वल टू 0 पे दिख रहा है, एक S इक्वल टू -1 पे दिख रहा है और एक S इक्वल टू -2 पे दिख रहा है। मतलब कितना पोल्स हुआ? 3 पोल्स हुआ कि नहीं? तो 3 पोल्स लिख दिए, बस यही है। स्टेप बाय स्टेप इस तरह फॉलो कीजिए, आप कहीं भी डाउट नहीं आएगा। लेकिन आप अच्छे से देखेंगे नहीं वीडियो को तो फिर कहीं ना कहीं डाउट आएगा, क्वेश्चंस मिलेगा तो आप बना नहीं पाएंगे। यही सब कारण होता है कि आप अच्छे से वीडियो को देखते नहीं है। दूसरा क्या है? जेड मतलब जीरोस। तो जीरोस यहाँ पे अवेलेबल है क्या? नहीं है, कोई एस का टर्म नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जीरो हो गया। जीरो क्या है? जीरो। दूसरा काम हमारा ये होगा ब्रांचेस निकालना। दूसरा काम क्या है? ब्रांचेस। कितना नंबर ऑफ ब्रांच है, मतलब 20, हम ब्रांच को 20 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमको चाहिए ब्रांच। तो मैंने आपको रूल नंबर आई थिंक जो भी 5 या 6 जो भी होगा इसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रांचेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 5 में देखिएगा ब्रांचेस क्या था कि अगर वो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होगा, मतलब P जो है ग्रेटर देन Z, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन यही होता है ना, डिनोमिनेटर जो होता है पोल जितना ग्रेटर देन Z, मतलब न्यूमरेटर से अगर ग्रेटर देन होगा तो वो क्या होता है? प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। अगर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होता है तो ब्रांचेस इज इक्वल टू सिंपली इक्वल टू क्या होता था? P के बराबर होता था कि नहीं? बताइए आप लोग, इसको ध्यान में होगा आपको, मतलब अगर आप रूल्स अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर 1 मिनट आपको निकल जाएगा, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड में पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? ये प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है। ये क्या है? प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? ग्रेटर देन द न्यूमरेटर ऑर्डर से ज्यादा है। और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो ब्रांच होगा किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 3। याद कीजिए रूल्स, मैंने रूल नंबर 5 में सब चीज लिखाया है कि ब्रांच किसे, तो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन जब होता है तो ब्रांच इज सिंपली इक्वल टू P, और जब इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होता है तो ब्रांच इज इक्वल टू Z। अगर Z ग्रेटर देन P हुआ, तो अगर Z इक्वल टू P हुआ, मतलब पोल्स एंड जीरोस दोनों बराबर होंगे, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है नंबर ऑफ पोल्स के भी बराबर हो सकता है, नंबर ऑफ जीरोस के बराबर, कुछ के भी इक्वेट कर दीजिए, दोनों में सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर यहां तक? उसके बाद तीसरा हम लोग निकालेंगे, अब हम लोग देखेंगे एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स को ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब यहां पे देखेंगे कितना ब्रांच, एसिम्पटोट मतलब होता है कि जो भी ब्रांच अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां पे देखेंगे जो भी ब्रांचेस, जो रूट लोकस ब्रांचेस अप्रोचेस टू इंफिनिटी को अप्रोच करता है। तो इसका फॉर्मूला में भी मैंने बताया था आपको, याद कीजिए क्या था? नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कैसे कैलकुलेट करते थे? इसको कैलकुलेट करने का तरीका यही था कि अगर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन हुआ, जैसे ये प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, अगर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन हुआ दैट इज इक्वल टू P माइनस Z होता था कि नहीं? बताइए, तो P माइनस Z होता था। अगर इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है तो Z माइनस P होता था, अगर Z ग्रेटर देन P हुआ तो। अगर Z इक्वल टू P हो जाता था तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होता था? 0। कोई भी एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से वहां एक्सप्लेन किया है। तो ये प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, तो इसका यहाँ पे एसिम्पटोट्स कितना हो जाएगा? P माइनस Z, दैट इज इक्वल टू 3। Z 0 है तो 3। क्लियर है? चौथा पॉइंट होगा एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालना। ये एंगल है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। चौथा पॉइंट ये हमारा इंपॉर्टेंट है।
तो एंगल मतलब अब एसिम्पटोट्स जान गए कि तीन ब्रांच जो है इंफिनिटी को रीच करेगा, तीन ब्रांच जो है इंफिनिटी को रीच करेगा। तो ये किस एंगल से रीच करेगा ये भी तो जानना जरूरी है ना, एंगल चाहिए हमको। तो वो एंगल कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको कल बताया था एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था बताइए, बोलिए। 2α + 1 इंटू 180 डिग्री, यही था कि नहीं, और डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइड बाय 2α + 1 + 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय P - Z, यही था कि नहीं, P - Z था। तो ये किसका था, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स था कि नहीं। अब ये किसके लिए वैलिड था, ये प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के लिए वैलिड था। अगर यहीं पे इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होता, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होगा तो क्या होगा, 2α + 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय Z - P, यही तो था ना, Z - P ही था, बस इम्प्रॉपर में यही हो जाता था। तो ठीक है, तो यहां पे प्रॉपर है इसलिए P - Z यूज करेंगे। अब यहां पे आपको ये नोट करना है, P - Z तो आपको पता है, जो चीज पता है सब चीज हमको देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, हर चीज इसी तरह। P - Z तो हमको पता है, क्लियर है। अब यहाँ पे अल्फा को चाहिए, तो अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट करते थे, याद कीजिए अल्फा का मैक्स वैल्यू क्या होता था, अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता था, P - Z - 1, यही तो होता था मैक्सिमम वैल्यू, P - Z - 1 होता था अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू। अब यहीं पे ये अगर इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होता तो क्या होता, Z - P - 1, हर चीज मैं आपको बताते चल रहा हूं, जो भी उससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा सारे रूल्स का, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर, आपको एग्जाम पर अपलोड करना है रूट, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे अल्फा मैक्स कितना आया, P - Z - 1 आया। तो यहाँ पे अल्फा मैक्स निकाल लीजिए आप, अल्फा मैक्स इज इक्वल टू P - Z आपको पता है क्या है 3, तो 3 - 1 हो गया, तो क्या हो गया 2, अल्फा मैक्स कितना आ गया 2 आ गया, क्लियर यहां तक। अब यहां पे एक टेबल बनाते हैं हम लोग, टेबल बनाते हैं अल्फा का अलग अलग वैल्यू के लिए, और एंगल क्या निकलेगा वो हम भी निकालना हमको पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू जो है अगर हम लोग रखते हैं एक बार, यहां पे 2 है, तो अल्फा का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है कि नहीं, कल ही मैंने बताया था। तो 0, 1 और 2, 3 पॉइंट यहां पे मैंने रखा है, 0, 1, 2, मैक्सिमम वैल्यू जहां तक जाएगा वहीं तक अल्फा का लेंगे। तो यहां 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2 तक जाएगा, 3 वैल्यू लेंगे। अब हमको एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स चाहिए, एंगल बताइए क्या होगा, एंगल। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स जो है यहां पे क्या था, 2α + 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय P - Z, यही था ना। अब यहां पे 2α + 1 इंटू 180 डिग्री, यही है ना। अब P - Z का वैल्यू क्या है, यहां बताइए 3, तो 3 यहां पे रखिए, और ये क्या हो जाएगा 60, क्लियर यहां तक। अब इसी को यहां पे रख दीजिए ना, 2α, इसी को रखिए 2α + 1 इंटू 60 डिग्री, क्लियर है यहां तक, ये क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। यही तो है एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। तो यहां पे मैं इसको यहां पे रब कर रहा हूं, इतना बड़ा स्पेस लेने को जरूरी नहीं है, समझ में आया ना कैसे निकाल रहा था। आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, अल्फा का वैल्यू पहले जाना है, अल्फा वैल्यू देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहां लाइक कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 तक है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, अलग अलग वैल्यू के लिए हम देखेंगे एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या आ रहा है, क्लियर है। तो यहां पे अल्फा का वैल्यू क्या है बताइए 0, यहां पुट कर दीजिए अल्फा वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा, +1 है तो 0 + 1 1 इंटू 60, तो 60 डिग्री आ गया अल्फा का वैल्यू, सॉरी एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कितना है 60 डिग्री। अगर अल्फा वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहां 1 पुट कर दीजिए, अगर 1 पुट करेंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 60 कितना हो जाता है बोलिए 180 डिग्री होता है कि नहीं, 180 डिग्री होगा, क्योंकि अल्फा वैल्यू 1 है। अब अल्फा का वैल्यू क्या करेंगे 2 पुट कर दीजिए, तो 2 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 + 1 5, 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा 300, 300 डिग्री एंगल आ गया। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स मतलब 3 ऐसे एसिम्पटोट्स है, ऐसे 3 एसिम्पटोट्स से एक 60 डिग्री में बनेगा, एक 180 डिग्री में बनेगा, और एक 300 डिग्री में एंगल बनेगा। समझ में आ रहा ना, मैं कैसे कर रहा हूं उसको आपको ध्यान में देखना है, बता दे रहे हैं। अगर यहां एक भी स्टेप आप स्किप करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, यहां पे समझ लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको 4 स्टेप बताया यहां पे। अब रूल नंबर 5 देखिए, रूल नंबर 5, सेंट्रोइड्स यहां पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा।
ऑफकोर्स करेगा। अगर एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करेगा तो सेंट्रोइड्स भी एग्जिस्ट करेगा। अगर एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे तो सेंट्रोइड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और सेंट्रोइड तभी एग्जिस्ट नहीं करेगा जब नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस बराबर हो जाएंगे तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो सेंट्रोइड्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे पांचवा पॉइंट हम लोग का यही होगा, सेंट्रोइड्स का वैल्यू निकालना। सेंट्रोइड्स समझ में आ रहा ना, तो सेंट्रोइड का वैल्यू निकालिए। इसको सिग्मा है, ठीक है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला बताइए क्या था, आपको याद कीजिए सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या था। यहां पे एक मैंने लाइन खींच दे रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, इधर पार्ट है। सेंट्रोइड से क्या था, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पी माइनस समेशन रियल पार्ट ऑफ क्या था, जेड डिवाइडेड बाय पी माइनस जेड। ये सबके लिए वैलिड था, जनरल फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहां पे रियल पार्ट ऑफ पी चाहिए, तो पी कहां लाई कर रहा है बताइए। P1 जो है 0 में है, P2 जो है कहां लाई कर रहा है, -1 पे, P3 कहां लाई कर रहा है बताइए, -2 पे। तो सब तो रियल पार्ट ही है ना इसमें, तो सिंपली इसका सम निकाल दीजिए ना, तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0 -1 -2 क्या हो गया, -3 आ गया। क्लियर है। अब यहां पे इसका सम जो हो गया P का रियल पार्ट सम आ गया आपका। अब उस तरह जेड का, तो जेड का तो है ही नहीं कुछ, तो 0 हो जाएगा जेड का। तो आपको यहां कितना है, -3 आ गया। तो ये -3 को आपको ध्यान में रखना है, मैं बता दिया है यहां पे। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे पुट कर दीजिए, यहां हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा, माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड। तो जेड तो है ही नहीं, तो 0 तो नहीं है, तो 0, ठीक है। यहां पे 3। अब P माइनस जेड ऑलरेडी पता है आपको, P माइनस जेड 3, तो 3 पुट कर दीजिए। यहां पे कितना हो गया बताइए, -1, ये हो गया -1। तो सेंट्रोइड कहां एग्जिस्ट कर रहा है, -1 पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हो गया यहां तक। अब यहां पे मेन काम ये रहेगा, देखिए अब यहां पे आपको ये समझना है कि यहां पे आपको क्या समझना है, बता रहा हूं मैं। देखिए अब यहां पे मैं एक नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूं, आपको उसमें दर्शाऊंगा कैसे एसिम्पटोट्स कहां से कैसे जाएगा, ठीक है। यहां पे सिग्मा है, ये जे ओमेगा है, क्लियर है। और सिग्मा मतलब यहां पे ये सेंट्रोइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंट्रोइड्स है, ठीक है। ये रियल एक्सिस है, अब यहां पे 0 है। अब यहां पे हमको क्या चाहिए, 3 पोल है। कहां पोल, पहले पोल को लोकेट कीजिए। पोल कहां लाई कर रहा है, s = 0, s = -1 पे और s = -2 पे। तो एक s = 0 पे बना दीजिए, अब एक s = -1 में बना दीजिए और एक s = -2 बना दीजिए। यही तो है ना, -1 ये हुआ, 0 और -2, 3 पोल हो गया। अब यहां पे सेंट्रोइड देखिए कहां लाई कर रहा है, सेंट्रोइड लाई कर रहा है -1 पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रोइड यहां पे लाई करेगा, समझ में आ रहा है ना। सेंट्रोइड कहां लाई करेगा, -1 पे, तो सेंट्रोइड -1। अब एसिम्पटोट्स हमको क्या देखना है, अब एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो एसिम्पटोट्स, सेंट्रोइड्स क्या होता है, जहां पे एसिम्पटोट्स जो है इंटरसेक्ट करते हैं सारा, मतलब, और जहां पे बोल सकते हैं एसिम्पटोट्स स्टार्ट होता है, ओरिजिन होता है वहां का, ठीक है। तो सेंट्रोइड से स्टार्ट होगा एसिम्पटोट। अब एक एसिम्पटोट देखिए, एक एसिम्पटोट 60 डिग्री में जाएगा, एक एसिम्पटोट 180 डिग्री में जाएगा, एक एसिम्पटोट 300 डिग्री में जाएगा। तो 60 डिग्री मतलब ये लगभग 60 डिग्री होगा, ऐसे 60 डिग्री, क्लियर। एक एसिम्पटोट ऐसे भागेगा, एक 180 डिग्री। तो हमको हमेशा रेफरेंस कहां से लेते हैं, ये रेफरेंस होता है, रेफरेंस। तो यहां से आप मेजर कीजिएगा, तो 180 डिग्री ऐसे जाएगा, आएगा कि नहीं बताइए, ऐसे यहां से यहां तक 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्लियर है। एक एसिम्पटोट ऐसे भागेगा और एक एसिम्पटोट 300 का ऐसे, जस्ट इसका मिरर इमेज टाइप का, एक ऐसे भागेगा जो कि यहां से यहां तक पूरा 300 होगा। मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि ऐसे स्टार्ट होगा, ओरिजिन जहां से एसिम्पटोट स्टार्ट हुआ है, यहां से लीजिएगा एंगल 60 डिग्री, एक 180 डिग्री यहां से यहां तक और एक 300 डिग्री यहां से यहां तक। तो ऐसे आपको एसिम्पटोट्स को दिखाना है। समझ में आ गया यहां तक। अब यहां पे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है, मेन काम क्या है आपका, ब्रेक पॉइंट्स कैलकुलेट करने का। ब्रेक पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। छठा यहां पे पॉइंट लिखिएगा, ब्रेक पॉइंट्स। यही तो बच गया था ना, याद कीजिए, यही बच गया था आपका, ब्रेक पॉइंट कैलकुलेट करना। बाकी सारा रूल्स यहां पे कवर हो रहा है, बता रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहला रूल नंबर 1 में क्या बताया था, कि रूल नंबर 1 बताया था कि सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे वो सिमेट्रिसिटी देख लेंगे हम लोग। ये डायग्राम जब बनाएंगे, ओरिजिनल रूट, ये रूट लोकस नहीं है, रूट लोकस जब डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे आपको सिमेट्रिसिटी दिखेगा रियल एक्सिस के क्रॉस, ठीक है। सेकेंड रूल क्या बताया था कि पोज जो होता है
कभी भी रूट लॉकस स्टार्ट होता है ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता है और एंड होता है ओपन लूप जीरोस, या अगर ओपन लूप जीरोस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो k इक्वल टू इन्फिनिटी में वर्चुअल जीरो कहीं पे वहां पे एंड करेगा। ठीक है, ये दो सेकंड रूल बताया था। थर्ड रूल क्या बताया था, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस, तो वो भी मैं जब वहां पर कवर करूंगा तब पता चल जाएगा आपको क्या होता है एग्जिस्टेंस सब चीज। तो अभी यहां पर देख लीजिए ब्रेक पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट का निकालने का तरीका क्या बताया था आपको, याद कीजिए 1 प्लस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए उसका इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक। अब यहां पे 1 प्लस जी इतना दिया हुआ है क्या, k बाई एस इंटू एस प्लस 1 यही दिया हुआ है इंटू एस प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां पे क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, k प्लस यहां पे आ जाएगा एस क्यूब आ गया प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s इक्वल टू 0 ये आएगा। इसको यहां पे आप एलसीएम लीजिएगा यहां पे सॉल्व कीजिएगा, आपका यही आएगा टर्म। अब यहां पे k का वैल्यू याद कीजिए, मैंने आपको प्रोसेस लिखाया था, ब्रेक पॉइंट निकालने का प्रोसेस क्या था, हमको k का वैल्यू पहले फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ f ऑफ s, यही तो था ना, याद कीजिए k इक्वल टू f ऑफ s का निकाला था। उसके बाद दूसरा काम क्या था, dk बाई ds, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, यही तो था ना दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप के बाद क्या था, उसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, डिफरेंशिएट करने के बाद थर्ड स्टेप क्या था, इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से। अब जो s का वैल्यू यहाँ पे आएगा इक्वेट करने के बाद s के जो वैल्यू आएगा वही ब्रेक पॉइंट्स होगा, अगर वो वैलिड होता है तो। क्लियर यहां तक, तो वही यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, सब मैं बताया हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि नया लगना चाहिए आप लोग को, यहाँ पे सब चीज मैं क्लियर कराया हूँ अच्छे से। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ब्रेक पॉइंट वाला वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से। तो रूल्स, अब सब रूल्स को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, सारे रूल्स को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद ही एग्जाम्पल में आएगा। तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको तो क्या चल रहा है। अब यहां से पहला स्टेप क्या था हम लोग का, बताइए। पहला स्टेप यहां पे हम लोग देखेंगे, स्टेप 1 k का वैल्यू आपको फाइंड करना। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एस क्यूब माइनस 3s स्क्वायर माइनस 2s, यही तो हो जाएगा k का वैल्यू। क्लियर। अब स्टेप 2 क्या करते थे बताइए, dk बाई ds कर दीजिए यहां पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, d माइनस एस क्यूब माइनस 3s स्क्वायर माइनस 2s डिवाइडेड बाई ds, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3s स्क्वायर माइनस 6s और माइनस 2, यही तो आया ना, माइनस 3s स्क्वायर माइनस 6s माइनस 2 यही आ गया। थर्ड स्टेप क्या करते थे बताइए, इसको जो भी इसका आया dk बाई ds इसको इक्वेट कर देते थे 0 से, dk बाई ds को 0 से इक्वेट कर देते थे, 6s माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ माइनस माइनस कॉमन निकल गया है, 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2 इक्वल टू 0 यही आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। यहां तो समझ आया कि नहीं बताइए, यहां देखिए समझ आया कि नहीं बताइए। यहाँ अगर यहां समझ आ गया तो अब यहां सॉल्व कीजिए, आपको s का वैल्यू निकालिए। अब यही जो s का वैल्यू आएगा, s का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व करें तो माइनस 0.42 और s1 एक s2 आएगा, आपका आएगा माइनस 1.57 आया। ये दो वैल्यू आपका आया, आप इसको निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे वही मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो आता है फॉर्मूला उसको यूज कीजिएगा। क्या होता है, s इक्वल टू माइनस बी क्या है, माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर 36 माइनस 4a, a का वैल्यू क्या है 3 इंटू 2 बाई 2a 3। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका यही वैल्यू आएगा, s1 का वैल्यू आएगा माइनस 0.42 और s2 का वैल्यू माइनस 1.57। तो ये आपका होमवर्क होगा, ये आपका होमवर्क होगा कि आप इसको कैलकुलेट कीजिए और देखिए यहां पे ये पॉइंट्स आ रहा है कि नहीं। तो ये दोनों पॉइंट जो आया s1 s2 का, या भी ये जो है ये ब्रेक पॉइंट्स है, इसको नहीं बोल सकते ब्रेक पॉइंट। अभी हमको चेक करना होगा कि ये वैलिड पॉइंट है कि नहीं, एक्चुअली ये रूट लोकस में लाई कर रहा है कि नहीं। सेंट्रोइड्स का क्या होता था, मैंने आपको कल बताया था कि सेंट्रोइड जो है रूट लोकस पे लाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, समझ में आ रहा। लेकिन ब्रेक पॉइंट जो है आपको ये चेक करना होगा कि वो रूट लोकस में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि ये जो ब्रेक पॉइंट निकाले हैं S1 और S2 वैल्यू, ये आपको चेक करना होगा, तभी आप बोल सकते हैं कि दोनों ब्रेक पॉइंट है। अगर वैलिड पॉइंट नहीं निकला, अगर वो रूट लोकस पर लाई नहीं कर रहा है, तो आप उसको बोलिएगा ये ब्रेक पॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये S1 S2 वैल्यू इसको नोट करके रखिए। अब आपको हमको जो भी कैलकुलेशन पार्ट था हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे किसकी ओर, रूट लोकस कैसे बनाएंगे उसकी ओर। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, इतना को अच्छे से नोट कीजिए, जैसे मैं लिखा आया हूं ऐसी तरह 1 2 3 4
5 फिर 6 ऐसे नोट कीजिएगा एक बार, ताकि आपको एक अच्छे से नोट्स बन जाए। और यही प्रोसेस सब जगह पे रूट लोकस वैलिड होगा, हर जगह पे वैलिड होगा, यही सेम प्रोसेस। क्लियर? इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं इसमें। अब यहां पे आपको एक जगह पे मैं नोट कर ले रहा हूं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस 3 है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए हमको रब करना पड़ेगा, और एंगल ऑफ ये निकल गया 60 है, 180 300, यहाँ पे याद हो गया। सेंट्रोइड -1 पे लाइक कर रहा है, और S1 S2 -0.4। चलिए तो मैं इसको अब रब कर दे रहा हूं, ठीक है, रब कर दे रहा हूं। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ना? बताइएगा, यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि सर कैसा लगा, ये सब बताइएगा हम लोग को, ताकि हमको आइडिया होगा, क्योंकि रूट लोकस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें थोड़ा समझना पड़ता है। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, मैं आपको डाउट पूछिए। एफबी में हम लोग का जो फेसबुक ग्रुप है जेनिक जेई स्टडी, उस पर आप ज्वाइन हुए, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन हुई, दोस्तों को बताइए इस ग्रुप के बारे में। इसमें हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आपको जो भी डाउट होता है हम लोग वहां पे आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना फैसिलिटीज और कोई कोचिंग कोई मिलेगा नहीं डाउट सेशन के लिए, ऑनलाइन जहां पे क्लासेस होते हैं। तो आपको बेटर होगा, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो हमारा क्या क्या था सीन, एक ब्रांच था, ब्रांच इक्वल टू क्या था, 3 था, एसिम्प्टोट्स भी 3 आया था, उसके बाद एंगल क्या आया था, एंगल आया था आपका 60 डिग्री, याद कीजिए 180 डिग्री, और बोलिए 300 डिग्री, यही आया था ना। अब ये एंगल आ गया आपका असेंट्रोइड्स, मतलब सिग्मा क्या निकाले थे, सिग्मा इक्वल टू -1 निकला था, याद कीजिए -1 आया था कि नहीं, सेंट्रोइड -1 आ गया। उसके बाद क्या नोट किए थे, अब दो को जो एस का पॉइंट आया था, S1 इक्वल टू आया था क्या -0.42, एंड S2 इक्वल टू क्या आया था आपका, आया था -1.57। इतना हम लोग कैलकुलेशन कर लिए थे, जो भी काम का चीज था हम लोग कैलकुलेशन कर लिए थे। आपको ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो करना है। अब यहाँ पे हम लोग प्रोसीड करेंगे रूट लोकस कैसे बनेगा उसकी ओर। तो यहां पे मैं बना रहा हूं, ठीक है। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूजन थोड़ा ऊपर ऊपर ऐसा बता दीजिएगा, सर ऊपर ऊपर जा रहा है। अच्छे से देखिए, मैं सब चीज अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये है 0 ओरिजिन। अब यहां पे हमको पहला काम क्या होगा, पोल्स को प्लॉट करना, पोल्स को या जीरोस को प्लॉट करना। तो यहां पे 0 नहीं है, पोल्स कहां है, S इक्वल टू 0 पे, तो एक पोल बना दीजिए S इक्वल टू 0 पे, यहां पे एक पोल है। दूसरा पोल क्या दिख रहा है, S इक्वल टू -1, S इक्वल टू -1 में बना दीजिए। S इक्वल टू -1 पे एक बना दिया हम पोल, S इक्वल टू -1 में बना दिएंगे, -1 पे एक पोल बना दिए, और S इक्वल टू -2 पे एक पोल बना दीजिए, ठीक है। 3 पोल था। अब हमको दूसरा स्टेप यहां पे क्या होगा, ड्रॉ करने से पहले हम यहां पे चेक करेंगे एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, किसका, रूट लोकस का। ऑन कहां, रियल एक्सिस में, जो रूल नंबर 3 था, याद कीजिए। तो कैसे चेक करते थे हम लोग, सिंपली हमको यहां पे यहां पे देखेंगे, पहले यहां पॉइंट रखिए, और यहां से राइट हैंड साइड में देखिए, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। पोल एंड जीरो क्या है, 0 है। सम ऑफ पोल्स एंड जीरोस 0 है। तो यहां पे सम ऑफ पोल्स एंड जीरोस क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस के लिए ऑड होना चाहिए, ऑड। तो ऑड तो यहाँ पे 0 है, तो 0 तो कोई ऑड नंबर भी नहीं है, ना इवन नंबर है, तो यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा वो साइड पे। अब ये पॉइंट को यहां ले आइए, यहां से देखिए राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, एक पोल दिख रहा है, और जीरोस 0, तो सम ऑफ पोल्स एंड जीरोस क्या हो जाएगा, 1। तो मतलब क्या होगा, रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा इस पार्टिकुलर पॉइंट पे। क्लियर, यहां तक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसी तरह यहां भी कीजिएगा तो वहां भी एक ही दिख रहा है, यहां तक भी आपको सेम वही दिखेगा, ये पोल इंक्लूड रहेगा इसमें, ठीक है। तो यहां पे ये वैलिड रीजन है, ये क्या है, रूट लोकस का वैलिड रीजन है, ये आपका वैलिड रीजन है, ये इस रीजन में रूट लोकस लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो यहाँ पॉइंट्स होंगे ये सारे रूट लोकस पे लाई करेंगे, इसका कहने मतलब ये हुआ। अब यहाँ जब आए, यह पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिए, हम लोग को ये चेक करना होगा, रूल नंबर 3। यहां जब पॉइंट को शिफ्ट किए तो यहां से क्या दिख रहा है, बोलिए, अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे, इधर क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ सम ऑफ पोल्स एंड जीरोस क्या दिख रहा है, 2।
2 दिख रहा है ना, अगर 2 मतलब क्या हुआ, इवन नंबर, इवन नंबर ऑड नंबर तो आप जानते ही होंगे, तो 2 एक इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो क्या होता है, रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओनली ऑड नंबर। तो यहां से यहां तक पूरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये यहां से यहां तक एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपके रूट लोकस में नहीं आएंगे ये पॉइंट्स, क्योंकि इवन नंबर सम ऑफ यू है। अब यहां पे देखिए, इसको मैं और एक्सटेंड कर रहा हूं थोड़ा। अब जैसे ही ये भी वैलिड पॉइंट होता है, जो भी जहां पे रूट लाई करता है वहां वैलिड पॉइंट होता है, वो वैलिड एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पे देखिए, अब इसके आगे बढ़ते, यहां देखिए, यहां से राइट हैंड साइड में देखिए, तो 1 2 और 3 पोल दिख रहा है और 0 0 दिख रहा है, ठीक है। तो सम क्या हो गया, 3 + 0 3, मतलब 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये भी क्या हो गया, सारा वैलिड पॉइंट हो गया, यहां से पूरा वैलिड पॉइंट हो जाएगा, यहां तक इन्फिनिटी तक पूरा अब ये वैलिड पॉइंट होगा, तो ये भी रूट लोकस का वैलिड पॉइंट आ गया। तो बस रूट लोकस इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब रियल एक्सिस का ये पोर्शन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही था रूल नंबर 3 कि हम लोग जो रूट लोकस जो है रियल एक्सिस में कहाँ का एग्जिस्ट करेगा, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, ऐसे कैलकुलेट करते थे, एक एंगल से भी निकालते थे। तो यहाँ पे एंगल से आसान होगा ये निकालना, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, कि अब यहाँ पे हम लोग दूसरा स्टेप क्या देखेंगे, अब सेंट्रोइड्स क्या था। अब यहाँ देखिए एसिम्प्टोट, ब्रांचेस कितना है, 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच है, एसिम्प्टोट्स कितना है, 3 एसिम्प्टोट है, मतलब तीनों ब्रांच जो है इन्फिनिटी को रीच करेगा, इन्फिनिटी को। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या क्या है वो देखना जरूरी है। तो पहला है 60 डिग्री, और कहाँ पे, तो सेंट्रोइड दिया हुआ है, सेंट्रोइड क्या है, -1, तो यही -1 है, सेंट्रोइड यही एग्जिस्ट करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो आप 3 एंगल के हिसाब से बना दीजिए आप, एक यहाँ पे, एक इसका जस्ट ऐसे 300 पे, ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, और ये 300 डिग्री है, यहां से नहीं, इसका मेजरमेंट कहां से होता है, पूरा यहां से ऐसे मैंने बताया था अभी करके, ये 300, और एक जो है आपका 80 डिग्री है, एक 80 डिग्री है, तो एक 80 डिग्री कैसे बनेगा, पूरा ऐसे, यही तो है ना, ये पूरा 180 डिग्री। तो 3 एसिम्प्टोट्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं, एक 60 डिग्री में, एक 180 डिग्री और एक 300 डिग्री में लाई कर रहे हैं, ठीक है, मैंने वो बता दिया। अब ये एंगल निकालने का मतलब क्या हुआ, कि जो भी ब्रांचेस हैं यही एंगल के अलोंग जो है ऐसे ही मूव करेंगे, क्योंकि हमको ब्रांचेस का पता होना चाहिए ना, कैसे किस एंगल से मूव करेंगे इन्फिनिटी तक, ये पता नहीं है हमको, हम अंदाजी कैसे बना देंगे। इसलिए एंगल ऑफ एसिम्प्टोट जो है निकालने, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट की जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो एसिम्प्टोट जो ब्रांचेस जो है वो इन्फिनिटी को जो जा रहे हैं वो क्या किस एंगल से मूव कर रहे हैं, कि स्ट्रेट मूव कर रहे हैं या कुछ एंगल्स ऐसे मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे निकालना जरूरी है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखना ये इंपॉर्टेंट है, अब ब्रांच जो है, अब क्या बताया मैंने, ब्रांचेस कहां से स्टार्ट होते हैं, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होते हैं कि नहीं, ठीक है, तो ओपन लूप पोल से स्टार्ट कीजिए। अब इसमें कितना ब्रांच दिख रहा है, 3 ब्रांच है, कितना ब्रांच दिख रहा है, 3 ब्रांच है, ठीक है। तो यहां पे आपको समझना है 3 ब्रांच है। अब यहां पे देखिए, एक ब्रांच ओपन पोल से स्टार्ट होगा, तो यहां से एक ब्रांच स्टार्ट हुआ, यहां से एक ब्रांच स्टार्ट हुआ, ऐसे स्टार्ट हुआ एक ब्रांच, और एक ब्रांच जो है यहां से स्टार्ट हुआ ओपन लूप पोल से, ऐसे मूवमेंट हुआ, 3 ब्रांच बनेगा। तो एक ब्रांच यहां से स्टार्ट हुआ, एक ब्रांच, अब जो भी ओपन लूप, हर एक ब्रांच कहीं ना कहीं एंड करेगा, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता है और ओपन लूप जीरोस में एंड होता है, या तो फिर वर्चुअल जीरो में एंड होता है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ, ये मूव करते गया, ये भी मूव करते गया, ये भी मूव कर रहा है, यहाँ पे यहीं पे कहीं मूव किया, ये जो है यहाँ पे मूव करते आया। अब ये दोनों कहीं पर टकराएगा ना, दोनों मूव कर रहा है, पोल्स मूव कर रहा है, पोल्स मूव कर रहा है ना, क्लोज लूप पोल्स ही तो मूव करता है। अब ये दोनों मूव करते करते किसी पॉइंट पे टकराएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, टकराएगा। अब वो जो पॉइंट है, टकराने के बाद वो जो है रियल एक्सिस को छोड़ेगा, क्योंकि टकराने के बाद एक तो ऐसे मूव करेगा, कोई ऐसे मूव करेगा, ऐसे तो नहीं दोनों साथ में मिल जाएगा, दोनों एक या तो ऐसे मूव करेगा, दो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आता है, इसी पॉइंट को तो हम लोग क्या बोलते थे, ब्रेक पॉइंट। याद कीजिए, यही पॉइंट को क्या बोलते थे, ब्रेक पॉइंट बोलते थे कि नहीं। तो यहां पे ब्रेक पॉइंट क्या होगा, ये ब्रेक पॉइंट होगा इस पॉइंट पे, जहां पे याद कीजिए ब्रेक पॉइंट का क्या डेफिनेशन था, जहां पे ब्रांचेस मिलते हैं, जहां पे ब्रांचेस मिलते हैं उसी को बोला जाता है ब्रेक पॉइंट। तो एक ब्रांच यहां से स्टार्ट हुआ, एक ब्रांच यहां से स्टार्ट हुआ, और एक ब्रांच क्या बनाइएगा, एक ब्रांच हम यहां बना दे रहे हैं, यहां से स्टार्ट किए, एक ब्रांच यहां से स्टार्ट किए, 3 ब्रांच हो गया ना,
एक ब्रांच ओपन लूप पोल से ही स्टार्ट होता है, तो एक ब्रांच यहां से स्टार्ट हुआ। और इधर क्यों जाएगा, इधर क्यों जाएगा बताइए, इधर तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो वैलिड रीजन है ही नहीं। ये वैलिड रीजन है क्या, तो इधर नहीं जाएगा, ये ब्रांच इधर ही मूव करेगा। उसी तरह ये इधर क्यों जाएगा, इधर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये वैलिड रीजन ये वैलिड रीजन नहीं है, इसलिए यहां पे इधर मूव नहीं करेगा, इधर ही मूव करेगा। ये भी इधर क्यों नहीं जाएगा, इधर क्यों नहीं जा रहा है, ये इधर क्यों जा रहा है, इधर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये वैलिड रीजन नहीं है, रूट लॉकस एग्जिस्ट नहीं कर रहा रियल एक्सिस में, इधर रूट लॉकस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ओनली फॉर दिस पोर्शन रूट लॉकस एग्जिस्ट, ओनली फॉर दिस पोर्शन रूट लॉकस एग्जिस्ट। इसलिए ये जो पोल्स हैं वो इधर मूव कर रहा है, ये पोल्स इधर मूव कर रहा है, ये पोल्स भी इधर मूव कर रहा है, इधर क्यों नहीं, इधर नहीं जा रहा है, यही कारण कि रूट लॉकस रियल एक्सिस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस रीजन पे, ये भी इस रीजन पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लियर हुआ यहां तक। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे ये जो ब्रेक पॉइंट है, यही तो ब्रेक पॉइंट है ना। अब ये इसका कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि कोई एक ही ब्रांच है, ये मूव करते जा रहा है इसी तरह एंगल के हिसाब से 180 डिग्री के एंगल में मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहां जो पॉइंट आया ये कौन सा पॉइंट होगा, तो यहां पे मैंने ब्रेक पॉइंट निकाल के रखा था, याद कीजिए क्या आया था, -0.42 और H2 इक्वल टू -1.57। अब ये दो पॉइंट आया। अब इसमें कंफ्यूजन है कि सर यहां तो एक ही पॉइंट है, यहां पे दो वैल्यू आया है ब्रेक पॉइंट का। अब यही तो हमको चेक करना है ना कि कौन सा वैलिड पॉइंट है, कौन सा वैलिड पॉइंट है, उसको आपको चेक करना है। तो यहां पे क्या दिख रहा है, AC1 इक्वल टू -0.42, तो -0.42 कहां कहीं लाइक करेगा, मिड पॉइंट में लगभग यहां पे लाइक करेगा ना, -0.42 लाइक करेगा। अब -1.57 कहां लाइक कर रहा है, -1.7, ये कहीं यहां पे लाइक करेगा, करे कि नहीं बताइए। तो क्या ये पॉइंट वैलिड है, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट रूट लॉकस पे लाई नहीं कर रहा है, रूट लॉकस इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस रीजन पे नहीं ना कर रहा है, इसलिए ये इनवैलिड पॉइंट होगा। इसको बनाना कोई जरूरी नहीं है, और वहां पे लिख दीजिएगा फटाक से कि दिस इज द इनवैलिड पॉइंट, ये इनवैलिड पॉइंट है, इनवैलिड पॉइंट, इसका यूज नहीं होगा। ओनली दिस इज अ वैलिड पॉइंट। क्या है वैलिड पॉइंट है, क्योंकि ये रूट लॉकस इस पे लाई कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब ये जो -0.42 आया, ये एस का वैल्यू है। अब यहां पे आपका जो है ब्रांचेस जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। ये ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव किया, और ये जो है अब यहां से दो पार्ट में डिवाइड होगा, ब्रेक होगा, इसको बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट, क्योंकि रियल एक्सिस से अवे जा रहा है, अवे जा रहा है, इसलिए ब्रेक अवे पॉइंट। अब ये जो मूवमेंट होगा, इससे कैसे होगा मूवमेंट बताइए, ये ऐसे आकर के ऐसे मूव फॉलो करेगा, ऐसे एक हो गया ऐसे, और दूसरा जो आएगा वो भी ऐसे आएगा, यहां से ऐसे फॉलो करेगा। ये सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं बताइए, एक दूसरे का सिमेट्री हो गया, तो रूल नंबर 1 सेटिस्फाइड हो गया। एक जो है जैसा ऊपर उसी तरह नीचे, तो सिमेट्री, रूट लॉकस क्या दिख रहा है, रियल एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये ऐसा मूवमेंट होगा, एक पोल का ऐसे मूवमेंट हुआ 60 डिग्री, देख रहे हैं ना, एक 60 डिग्री एंगल में जा रहा है, इसलिए एसिम्पटोट से एंगल निकालना जरूरी है। अब इसको हम अगर हम एसिम्पटोट से एंगल नहीं बनाते तो हमको कैसे आइडिया होता, अगर एसिम्पटोट से एंगल नहीं निकालते तो हमको आइडिया कैसे होता कि किधर पोल्स मूव करेगा। आप इसलिए आइडिया जानने के लिए कैसा मूवमेंट होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ एसिम्पटोट निकालते हैं। अब ये भी इस तरह इसी को फॉलो करेगा ये, ठीक है। तो ये भी इधर से आया मूव करते हुए, यहाँ पे टकराया, और ये यहाँ पे ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे जाएगा। क्लियर। अब ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रेक अवे पॉइंट, इसको बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। और ये कहां एग्जिस्ट कर रहा है बोलिए, एस इक्वल टू -0.42 पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट करेगा, इसलिए एंगल ऑफ एसिम्पटोट की जरूरत पड़ा, क्योंकि हमको जानना था कि वो जो ब्रांचेस है वो किस एंगल मूव करेंगे, कैसे जाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे एंगल निकालिए। ये अप्रॉक्स 60 डिग्री है ना, उसी तरह ये भी इसी लाइन को फॉलो करेगा। और ये सेंट्रोइड्स है, सेंट्रोइड्स यहाँ ही है, तो ये एसिम्पटोट ऐसे बना दिए, यहाँ से ऐसे बना दिए। अब ब्रांचेस जो है वो कैसे मूव कर रहे हैं, वो ऐसे इसी एसिम्पटोट्स के अलॉन्ग मूव करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे तीसरा देखिए, ये जो है ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव करते जा रहा है, करते जा रहा है, सही है। ऐसे क्यों मूव करेगा, क्योंकि 180 डिग्री तो यही है ना, 180 डिग्री बना रहा है ना, ये देखिए। अगर आप इसको रियल एक्सिस से मेजर करेंगे तो 180 डिग्री, तो ये ऐसे ही मूव करते चला जाएगा। तो एक 60 डिग्री, एक 300 डिग्री में, और एक 180 डिग्री में ऐसे ही मूव करता चला जाएगा। अब यहां पे मेन पॉइंट ये आता है कि
ये कहाँ पे एंड करेगा, तो हमको बोले कि कहीं पे जीरोज नहीं मेंशन है, मेंशन तो नहीं है जीरो, अगर जीरो मेंशन नहीं है तो कहाँ पे एंड करेगा, कोई वर्चुअल जीरो होगा। ये वर्चुअल जीरो बना दीजिए, कहाँ के इक्वल टू इन्फिनिटी में, ये हो गया वर्चुअल जीरो, ये हो गया वर्चुअल जीरो। क्लियर है, ये हो गया। अब ये भी इसी तरह, ये भी इन्फिनिटी में एंड करेगा, ये हो गया वर्चुअल जीरो, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। बस बन गया रूट लोकस। ये भी कहाँ एंड करेगा, यहाँ पे वर्चुअल जीरो आएगा, ये बना दीजिए, ये भी वर्चुअल जीरो है, के इक्वल टू इन्फिनिटी में एंड करेगा। तो यहां तक आपको समझ आया कि नहीं, ऐसी तरह बनता है। आपको एग्जिस्टेंस चेक करना है, ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है, एसिम्पटोट्स को ड्रॉ करना है, अलग अलग एंगल का एसिम्पटोट्स आपको ड्रॉ करना है और उसको देखना है कि कहां कहां लाई करा। तो ये तरीका था आपका रूट लोकस को ड्रॉ करने का, ठीक है। अब इसी में आपको पूछ देता कि ये पार्टिकुलर पॉइंट जहां पे ब्रेक पॉइंट हुआ उसका के का वैल्यू क्या था, यहां के का वैल्यू निकालना है। क्या कीजिएगा, आपको याद होगा कि के का वैल्यू यहां पे निकाले थे, याद कीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या आया था, के का वैल्यू आया था आपका माइनस एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s, यही आया था ना, याद कीजिए के का वैल्यू आया था यही। अब यहां पे जब हम लोग ब्रेक पॉइंट निकालने जा रहे थे तो उसमें के का वैल्यू यही आया था। अब यहीं पे पूछेगा के का वैल्यू क्या होगा इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे बस एस का वैल्यू पुट कर दीजिए, एस का वैल्यू क्या पुट कीजिए, -0.42 पुट कीजिएगा, जो भी के का वैल्यू आ गया वही के का वैल्यू होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। समझ में आया। तो ये था आपका रूट लोकस बनाने का तरीका। आपको सब चीज कैलकुलेट करना है, कैसे एंगल, उसी तरह इसको लाइन को फॉलो करेगा। रूट लोकस जो है उसी लाइन को फॉलो करेगा जो एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो यही चलते एंगल निकालना पड़ता है, कितना एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1 जिसके चलते हम लोग कैलकुलेट किए। अब यहाँ पे और कुछ डाउट हो सकता है आपको, यहाँ पे डाउट ये भी हो सकता है ना, डाउट क्या हो सकता है बोलिए, कि यहां पे सर यहां पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहां पे कट करेगा, ये कहां पे कट करेगा, के का किस वैल्यू के लिए यहां पे कट करेगा, ये भी आपको पूछ सकता है। और यहां पे या तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कैसे निकालेंगे इस चीज को। ये बन गया रूट लोकस इतना ही है, लेकिन हम फर्दर कुछ बता दे रहे हैं आपको, आइडिया हो जाए बोल करके। अगर आपको पढ़ना नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अगर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आया था बताइए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आया था, मैं यहाँ पे सब कैलकुलेट कर रहा हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आया था आपका, याद कीजिए, आया था एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस के इक्वल टू 0, यही तो आया था ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ पे अब हमको ये पार्टिकुलर पॉइंट के का वैल्यू निकालना है, ये के का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो ये पॉइंट जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, मार्जिनली स्टेबल को रिप्रेजेंट करता है। और मार्जिनली स्टेबल याद कीजिए चैप्टर नंबर 4 आपका यहाँ रिवीजन होगा, चैप्टर नंबर 4। मार्जिनली स्टेबल जब होता है तो क्या होता है, ये कब पॉसिबल है मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल तब पॉसिबल है जब के का वैल्यू क्या हो, सॉरी ROZ रीजन ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है। जब भी रीजन ऑफ रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करेगा, रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है तभी मार्जिनली स्टेबल हो सकता है, ठीक है। या तो यहाँ पे रूट्स लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस में अगर रूट्स लाई करता है तब भी मार्जिनली स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक RS टेबल फॉर्म करते हैं, RS टेबल फॉर्म करते हैं, ठीक है। RS टेबल फॉर्म कीजिए तो क्या होगा, एस क्यूब, ये हो जाएगा एस स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 2 और उसके बाद 3k, यही आया ना। अब यहाँ पे s टू द पावर 1 क्या आ जाएगा, 6 माइनस के बाई 3 और ये 0, और s टू द पावर 0 क्या हो गया, इतना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। ये टेबल था। अब यहाँ पे आपको चाहिए क्या, मार्जिनली स्टेबल। तो फॉर मार्जिनली स्टेबल के लिए रो ऑफ 0 बनाना पड़ेगा, रो ऑफ 0 बनाना पड़ेगा। तो अगर इस पार्ट को 0 कर देंगे हम लोग तो रो ऑफ 0 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं बताइए। 6 माइनस के बाय 3 को अगर इक्वेट कर देंगे 0 से, इसको अगर 0 से इक्वेट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, रो ऑफ 0 बनेगा कि नहीं बताइए। क्योंकि ये पार्ट अगर 0 हो जाता है तो ये भी 0 है, तो 0 तो रो ऑफ 0 होगा। यहाँ तो पॉसिबल नहीं क्योंकि एक कांस्टेंट 3 आ गया, यहाँ भी पॉसिबल नहीं, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये पार्टिकुलर पॉइंट पुट करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस के बाय 3 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया माइनस के इक्वल टू -6, के का वैल्यू आ गया 6। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये कट करेगा,
जो रूट लोकस है इस इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा उस पार्टिकुलर पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, k इक्वल टू 6। क्लियर है। अब यहाँ पे k का वैल्यू जो भी आया था, k का वैल्यू लगभग यहाँ पे निकालेंगे तो आपको k का वैल्यू आएगा यहाँ पे 0.384, यहाँ पे जहां पे ब्रेक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे इस जगह पे क्या होता है, k का जीरो k का वैल्यू यहाँ पे 0। कहने का मतलब यहाँ पे ये समझना है कि जहां से स्टार्ट होता है रूट लोकस उस पार्टिकुलर पॉइंट वैल्यू क्या होता है, k इक्वल टू 0। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी तरह k का वैल्यू भी इंक्रीज करते रहता है, करता है ना, करता है। तो k का वैल्यू इंक्रीज करते करते यहाँ पे जो ब्रेक अवे पॉइंट के पास वैल्यू क्या आ गया, 0.384 आया, 0.3। उसी तरह फिर इंक्रीज करते 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 यहाँ पे जब यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस पे पहुंचा तो वहां पे k का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। k का वैल्यू क्या आया, 6 आया। मैं अभी कैलकुलेट किया ना, यहाँ पे देखिए k का वैल्यू 6 आया। तो यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि अगर k का वैल्यू इक्वल टू 6 होगा तो सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल। ये हो जाएगा मार्जिनली स्टेबल। थोड़ा मैं रिलेट कर दे रहा हूं आपको ताकि थोड़ा अगर आप चैप्टर 4 पढ़े होंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे k का वैल्यू ग्रेटर देन 6 लेंगे, अगर k का वैल्यू ग्रेटर देन 6 लेंगे तो ये ग्रेटर देन 6 लेंगे तो ये कहां चला जा रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है। रूट लोकस कहां जा रहा है, राइट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि पोस्ट जो है ये मूवमेंट क्या हो रहा है, पोस्ट का क्लोज लूप पोस्ट का ये मूवमेंट हो रहा है ना। अगर क्लोज लूप पोस्ट राइट हैंड साइड में लाई कर जाता है तो क्या होता है बताइए। मैंने पहले लेक्चर में बताया था जब रूट लोकस का इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो अगर पोस्ट राइट हैंड साइड में चला जाता है तो सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल। और उसी तरह k का वैल्यू अगर लेस देन 6 हो जाएगा, लेस देन 6 मतलब ये रीजन में, ये रीजन का बात करेंगे। तीसरे रीजन में क्या हो जाएगा, स्टेबल। सिस्टम जो हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका तरीका था आपको फाइंड करने का। ये हमको मैं रिलेट कर दिया आपको, अगर क्वेश्चन पूछ सकता था तो ये आपको रिलेट कर दिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनेगा, k का वैल्यू क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल के लिए k का वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधे इक्वेट कर देंगे। आर ऑफ रो ऑफ जीरो बनाना पड़ता है आपको जब भी मार्जिनली स्टेबल होता है। मैंने आपको क्लियरली बताया था मार्जिनली स्टेबल होने के लिए इमेजिनरी रूट्स जो पोल्स जो होते हैं इमेजिनरी रूट्स में एग्जिस्ट करते हैं, रिपीटेड पोल्स नहीं, सिंगल पोज जो है मतलब कंजुगेट पोज जो होते हैं वो इमेजिनरी एक्सिस में लाई करते हैं। दूसरा क्या था, रो ऑफ जीरो जब भी एग्जिस्ट करेगा, रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करेगा तो वहां पे मार्जिनली स्टेबल का चांसेस बनता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे निकाला गया। अब यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर और एक पूछ सकता है कि यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, ये जो इमेजिनरी रूट्स निकालने बोलेगा, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रूट्स क्या है, क्लोज लूप पोज वहां पे क्या वैल्यू होगा, उसको निकालने के लिए याद कीजिए हम लोग क्या यूज करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करते थे कि नहीं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज कीजिए, वहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, रो ऑफ जीरो वाला जो उसके जस्ट ऊपर वाला रो जो होता है वही ऑक्सिलरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। रो ऑफ जीरो के जस्ट ऊपर वाला जो रो होता है उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। दैट इज इक्वल टू 3s स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0 है ना। तो 3s स्क्वायर k का वैल्यू क्या आ गया 6, क्योंकि यहाँ पे हमको पॉइंट निकालना था, यहाँ पे पॉइंट का वैल्यू क्या 6 है। तो यहाँ से आपका रूट आ जाएगा, यहाँ पर आप निकालेंगे तो आपका रूट 2 आ जाएगा, जे ओमेगा एस का वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ पे एस का वैल्यू क्या आ गया, जे रूट 2 और माइनस जे रूट 2, ये दोनों आ गया, और ये प्लस जे रूट 2। तो इतना आपको डिटेल में जानना नहीं है, लेकिन आपको मैं आपको तरीका आपके सेफ्टी के लिए बता दिया हूं। अगर पढ़ना है उसको पढ़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मैं आपको रिलेट कर दिया चैप्टर 4 से भी, यहाँ पे कैसे मतलब होगा हर चीज में वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं बताइए, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको वीडियो को देखिए, यहाँ पे सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स आपको ये क्लियर कर दिया कि अगर हर रूल्स को कैसे फॉलो किया जाता है। रूल नंबर 1 देखिए, सिमेट्री दिख रहा है ना, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, सिमेट्रिसिटी आपको दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा रूल नंबर 2, ओपन लूप पोल से स्टार्ट हुआ और एंड किया वर्चुअल जीरो, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट जीरो एग्जिस्ट नहीं करता था। रूल नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन रियर एक्सिस, वो भी वेरीफाई कर दिया हम लोग। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रीजन पे आएगा नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स यहाँ पॉइंट होगा, वो भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 4 सब चीज वेरीफाइड हो गया, ब्रांचेस सब चीज कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पे हर रूल्स का यूज कर दिए मैंने, आपको आइडिया हो गया अच्छा तरीका से कि रूट लोकस कैसे प्लॉट करते हैं। आगे भी एग्जांपल देखेंगे, अगले क्लास में दूसरा एग्जांपल देखेंगे। अगर एक जीरो होगा तो क्या होगा, एक अगर जीरो होता है तो क्या होगा, वो हम लोग यहाँ पे जीरो जब एग्जिस्ट करेगा तो कैसे बनाएंगे उसका भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। बस जुड़े रहिए, जेनिक से देखते रहिए। समझ नहीं आएगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए ना, यहाँ से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और डाउट पूछिए ग्रुप में, जो जेनिक जेई स्टडी ग्रुप जो है उस पर आप डाउट पूछिए, ज्वाइन कीजिए उस चीज को। ठीक है, थैंक यू।
Thank you.